हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। देखिए, पार्ट 2 आज हमको यहाँ पर करवाना है और हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आधुनिक भारत को लेकर अभी चल रहे हैं। इसके टोटल 80 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए और सिंपल क्वेश्चन भी और हार्ड क्वेश्चन जो मॉडरेट थोड़ा टाइप का है उसको भी हमने करवाया। भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन से क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। यहाँ से लगभग 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आप अगर 1-2 बार इसको सुन लेंगे और ध्यान से अगर सुनते होंगे तो वही एक क्वेश्चन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर मिलता होगा। कहानी टाइप से हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी है आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसका डिटेल देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम 81 नंबर से शुरू करेंगे, 81 नंबर से। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध, जानते हैं कि 1761 में यह युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का ये तीसरा युद्ध है, किसके बीच में यह होता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसके किसके मध्य में हुआ था? मराठा मुगल, मराठा अफगान, मुगल और रोहिला, मराठा अंग्रेज। आपको हमने बताया था कि मराठा की हार होती है और उसको मुगलों पर जो विजय की कामना थी वो किए हुए था कि हम जीतेंगे, दिल्ली पर राज करेंगे। यह उसकी लालसा कहिए चकनाचूर होता है और यह जो है मराठा अफगान के मध्य युद्ध लड़ा जाता है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। मराठों तथा अफगान अहमद शाह अब्दाली के मध्य यह युद्ध होता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई। अब इसी में एक क्वेश्चन और है 82 नंबर की, पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटी? अब इसका उत्तर बताइएगा। ऑप्शन में देखिएगा कि मराठों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। दूसरा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का अवसर मिला। और तीसरा है, अफगानों का पंजाब में पुनः अधिकार हो गया। अब देखिए, अफगान तो जीता काटा मारा निकल गया, इसलिए ये गलत है। दोनों ये सही है। आप ध्यान से अगर सुनिएगा तो इसमें ए और बी मतलब 1 और 2 सही है। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा फौज के पैर पूरी तरह से उखड़ गए थे और अनगिनत मराठा सेनापति, लगभग जो है 28,000 सैनिक इसके मारे गए थे। पानीपत की हार मराठों के लिए बहुत बड़ा आघात थी और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी बहुत बड़ा धक्का लगा था। पानीपत में मराठों की हार ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दिया, क्योंकि इन क्षेत्रों पर मराठों का प्रभाव था और हारा तो यहाँ पर अंग्रेज हावी हो गया। और पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगानों को भी अपनी जीत का कोई फायदा नहीं हुआ। वे पंजाब को अपने अधिकार में नहीं रख सके। वस्तुतः पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। इससे भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता साफ हो गया। समझ गए? कहानी के अनुसार आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझ सकते हैं। 3-4 पॉइंट जो हमने अभी आपको बताए वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि आंग्ल मराठा युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल होता है बाहरी, मराठा मतलब बाहर जो मराठा है। तो पहला है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देवगांव की संधि के साथ समाप्त हुआ। यह आपको पता होगा कि सालवाई की संधि एक होता है, आगे यहाँ पर देखेंगे। दूसरा है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध सालवाई की संधि से, और तीसरा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद अंग्रेजों ने पेशवा के
वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया। ये कहानी भी बहुत ही लाजवाब है कि प्रथम, आप सुनिएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1782 में होता है और यह जो है सालवाई की संधि से समाप्त होता है। तो इसलिए ये गलत है। पहला सालवाई की संधि 1782 और देवगांव की जो संधि होती है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 5, इसलिए दूसरा भी गलत है, ये उल्टा रहता तो सही होता। अब देखिए तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है वो 1816 से 19 के बीच में होता है और इसमें अंग्रेज द्वारा पेशवा का जो वंशानुगत पद था उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो तीसरा सिर्फ इसमें आपको सही है। और प्रथम युद्ध में अंग्रेज जो कि बड़गांव में पराजित हुए, जबकि अन्य दो युद्ध जो थे उसमें मराठों की हार हुई द्वितीय और तृतीय में। तो इस प्रकार से इसका उत्तर सी हो जाएगा। आपको पूरा हमने आंग्ल मराठा युद्ध का कब हुआ और कौन हारा, किस संधि में यह समाप्त होता है, तीनों बातें बताई। 84 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। पहला मराठा सिंचाई कर, मराठा भू राजस्व, मुगल कालीन चुंगी, सिखों के सैन्य प्रशासन। उत्तर यहाँ पर मराठा भू राजस्व हो जाएगा। देखिए मराठा काल में सरंजामी प्रथा जो है भू राजस्व से संबंधित था और इस काल में मराठा जमींदारों जो जागीरदार होते थे, मराठा जागीरदार को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए दिया जाता था। जीने के लिए आप कैसे खान पान आपका होगा, कैसे जिएगा, उसके लिए दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मराठा राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन अलग अलग सब बनता है। पहला ऑप्शन है कि चौथ, मराठा आक्रमणों से बचने के बदले में वसूला जाने वाला शुल्क था। दूसरा, सरदेशमुखी मराठा मुख्यतः शासित राज्यों से वसूला जाने वाला भू राजस्व था। इसमें सही कौन है, तो इसमें सिर्फ एक सही है। ध्यान से सुनिएगा कि चौथ जो होता था सामान्यतः मुगल सत्ता के प्रति निष्ठा रखने वाले राज्यों से मराठा आक्रमण न करने के बदले वसूला जाने वाला कर था और इसकी मात्रा आय का 1/4 था, 1/4। और जो सरदेशमुखी था चौथ पर लगने वाला अतिरिक्त कर था, समझ गए, और इसकी मात्रा 1/10 थी और इन करों को शिवाजी द्वारा शुरू किया गया था। सरदेशमुखी कहेगा किसके द्वारा, तो शिवाजी के द्वारा। तो इस प्रकार से उत्तर सिर्फ एक सही है, दूसरा गलत है। आगे चलेंगे। इसमें 86 नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में महिलाओं की सामाजिक दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है बाल विवाह का प्रचलन सामान्यतः पूरे देश में था। दूसरा, पूरी सदी में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। तीसरा है कि सती प्रथा सामान्यतः दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी। अब इसमें कौन सही नहीं है यह पूछ रहा है, कौन सही नहीं है। देखिए इसमें दूसरा सही नहीं है। पूरी सदी में जो है लड़कियों की शिक्षा का विशेष रूप से ध्यान देने की बात जो है वह गलत है। देखिए पूरी सदी में यानी कि पूरे भारत में 18वीं सदी को देखने पर पता चलता है कि बाल विवाह प्रथा पूरे देश में प्रचलित थी और लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। लड़कियों को बिरले ही शिक्षा मिल पाती थी, यद्यपि उच्च जातियों की कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी, जिसे एक अपवाद ही कहा जा सकता है। हमने क्लास 8 में महिलाओं के प्रति रानाडे, विद्यासागर, बहुत ऐसे समाज सुधारक हुए जो इस पर काम किए। केशव चंद्र, आप सब जानते हैं, सती प्रथा को रोकने के लिए यहाँ पर
राजा राम मोहन राय, सभी बाल विवाह को रोकने के लिए सभी आए। सामाजिक रूप से जो जाति के अतिरिक्त आपको ये कुरीतियाँ, सती प्रथा हो गया, विधवा विवाह हो गया, ये सब देखने को मिल रही थी। सती प्रथा जो है अधिकतर राजपूताना, बंगाल व उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित थी और दक्षिण भारत में इसका प्रचलन नहीं था। मराठों ने इसे बढ़ावा नहीं दिया। ये याद रखना है, ये दोनों सही हैं, ये गलत हैं, इसीलिए उत्तर 2 हो जाएगा। पूरा हमने आपको इसको डिटेल में समझा, दूसरा इसमें सही है। अगला चलेंगे, 87 नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं सदी के साहित्यिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि केरल के महान कवि कुंचन नबियार इसी समय हुए। दूसरा, इस सदी में उर्दू भाषा का प्रसार और उर्दू कविता का जोरदार विकास हुआ। तीसरा, तमिल में सित्तर काव्य की शुरुआत इसी सदी में हुई। और चौथा है कि केरल के महान गीतकार दयाराम ने भी इसी सदी में अपनी रचनाएं लिखी। गलत पूछ रहा है तो गलत सिर्फ डी है। पूरा डिटेल आपको हम बता दें इसका, तीनों इसमें सही है। देखिए 18वीं सदी में जो है मलयालम साहित्य में पुनर्जीवन देखा गया और यह विशेषकर त्रावणकोर शासकों मार्तंड वर्मा और राम वर्मा के संरक्षण में हुआ। केरल का एक महान कवि कुंचन नम्बियार इसी समय हुआ, जिसने आम बोलचाल की भाषा में जनप्रिय कविताएं लिखी। ठीक है। और 18वीं सदी के केरल में कथाकली साहित्य, नाटक और नृत्य का भी पूर्ण विकास हुआ और इसी सदी के साहित्य जीवन का एक उल्लेखनीय पहलू था उर्दू भाषा का प्रसार और उर्दू जो कविताएं थी, जो शायरी थी, उन सभी का जोरदार विकास भी होता है। और इसी के समय में 1706 से 44 में तमिल में सित्तर काव्य का एक उत्कृष्ट प्रवर्तक था। अतः तमिल के सित्तर काव्य की शुरुआत भी इसी सदी में होती है। और इस सदी के महान कवियों में से एक दयाराम ने इस सदी के उत्तरार्ध में अपनी रचनाएं लिखी थी और ये गुजरात के थे। ठीक है, ये केरल के नहीं थे, इसीलिए ये गलत है। उत्तर में आपका डी हो जाएगा। अगला चलेंगे, इसमें क्वेश्चन है 88। 18वीं सदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि प्रसिद्ध पंजाबी महाकाव्य हीर रांझा की रचना वारिस शाह ने की थी। दूसरा है कि प्रसिद्ध कविता संग्रह रिसालों की रचना अब्दुल लतीफ़ ने की थी। आपको इसका उत्तर बताना है, तो इसमें दोनों के दोनों सही हैं। 18वीं सदी में मशहूर पंजाबी महाकाव्य हीर रांझा की रचना वारिस शाह के द्वारा किया गया था और इसी सदी के दौरान जो है शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपना प्रसिद्ध कविता संग्रह रिसालों की रचना की। सिंधी साहित्य के लिए ये सदी विशाल उपलब्धियों की अवधि थी। सचल और सामी इस शताब्दी के अन्य महान सिंधी कवि हुए थे। ठीक है, तो ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 89 के 18वीं सदी के भारत के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला है कि इस सदी में भारत का निर्यात उसके आयात से अधिक था। दूसरा, इस सदी में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोप से काफ़ी आगे था। कौन कथन सही है बताना है, तो इसमें केवल एक कथन सही है, ए। देखिए 18वीं सदी में भारत हस्तशिल्प और कृषि के उत्पादों में कुल मिलाकर स्वावलंबी था और इसीलिए जो है वो बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं करता था।
दूसरी ओर भारत के औद्योगिक और कृषि उत्पादों के लिए विदेशों में नियमित बाजार था और इसके फलस्वरूप जो है भारत का निर्यात उसके आयात से अधिक होता था। दूसरा, आपको याद रखना है कि भारतीय संस्कृति की कुछ कमजोरी विज्ञान के क्षेत्र में थी। 18वीं सदी के दौरान भारत पश्चिमी देशों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में काफ़ी पिछड़ा था। अभी आपको चंद्रयान 3 और सूर्य आदित्य L1 के बारे में पता होगा कि बहुत आगे अब विज्ञान भारत में चल रहा है। अमेरिका भी मांगा है कि आप चंद्रयान 3 के लैंडिंग की जो प्रोसेसिंग है वो हमको दीजिए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, पहले और अभी की तुलना कर सकते हैं। 200-300 साल में क्या परिवर्तन देखने को हुए और पिछले 200 सालों में आप ये सारे क्रांति, आविष्कार, अनुसंसाधनों के साथ साथ जो है विज्ञान में कितनी उपलब्धियां भारत के द्वारा हासिल कर ली गई है, यह देखने को अब मिलता है। समझ गए? चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर 90 नंबर अब क्वेश्चन होगा आपका। देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि पुर्तगालियों ने जब गोवा पर अधिकार किया तब वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। और दूसरा है कि 16वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों ने फारस में स्थित हरमूज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर कब्जा कर लिया था। और तीसरा है दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में कब्जा करने के कारण पुर्तगालियों को मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ा। अब आप इससे बहुत सारे फैक्ट को समझ सकते हैं। इसमें 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। देखिए, पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार किया था। तब उस समय वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था और इस समय फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर पुर्तगालियों ने अधिकार जमा लिया। ठीक है, और पुर्तगालियों ने भारत के तटीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था। इसीलिए मुगलों की ताकत का सामना जो है उन्हें नहीं करना पड़ा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो 1 और 2 इसमें सिर्फ सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 16वीं सदी के यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित मतलब कि संबंध में कौन सा औसत कथन इसमें है बताना है। पहला है कि इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस जैसे व्यापारिक देशों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। दूसरा, इस सदी के उत्तरार्ध में इंडोनेशिया के व्यापार पर फ्रांस का अधिकार स्थापित हो गया। तीसरा, भारत, श्रीलंका और मलाया के व्यापार पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया या जमा लिया। और डी है कि डचों की दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के मसालों के द्वीपों पर थी। इसमें कौन औसत्य है यह बताना है। तो औसत्य सिर्फ दूसरा है और सभी के सभी सत्य हैं। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी। देखिए, 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस जैसी उभरती हुई व्यापारिक शक्तियों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाल का जो एकाधिकार था के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष जो है छेड़ दिया और इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल की हार हो जाती है और इंग्लैंड पर डच व्यापारियों का अधिकार हो गया। उत्तर यहाँ पर जो इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया पर जो है डच व्यापारियों का अधिकार हो गया और डचों की जो है खास दिलचस्पी
भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड जैसे जो यूरोपीय द्वीप था, आइलैंड था, उस द्वीपों में था। और जहाँ वो जो है मसाले का खूब पैदा वहाँ पर होता था और वहाँ से वो मसाला लेता था। और भारत, श्रीलंका, मलाया पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हुआ, यह सही है। चलिए आगे चलेंगे। इसमें औसत हमने देख लिया। 92 नंबर है कि कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल हुआ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था सर टॉमस रो, बी नंबर। देखिए 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाया था और इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। कंपनी के कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा गया और इसके परिणाम स्वरूप जो है एक शाही फरमान मिलने के बाद पश्चिमी तट की अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनियों की फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई थी। और इस समय जो है व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। जो व्यापारिक केंद्र होता था उसको फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज जो है इस छूट से संतुष्ट नहीं था और 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो मुगल दरबार पहुंचता है और टॉमस रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला शाही फरमान जारी कराने में सफल भी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन 93 नंबर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को किस स्थान पर स्थापित किया। सब जानते हैं कि ये सूरत था। देखिए दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने रॉयल चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व मतलब जो ये पश्चिम है और ये पूर्व है। जो पश्चिम होते थे वो विदेशी और जो पूर्व होता था ये भारत का क्षेत्र आता था, चीन का क्षेत्र आता था, ये था। पूर्व से व्यापार करने का अधिकार जो है ईस्ट मतलब पूर्व दे दिया था। और 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना की थी, खोली थी। तो ए नंबर इसका उत्तर है 1608। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसकी कहानी बहुत बड़ी है। अब है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और पहला है कि अंग्रेजों ने मुंबई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया। दूसरा है अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। कौन सा कथन इसमें सत्य है बताना है। इसमें दोनों के दोनों गलत हैं, कोई भी सत्य नहीं है। अब देखिए जब इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो पुर्तगालियों ने उसे मुंबई का द्वीप जो है दहेज में दे दिया था और मुंबई के रूप में अंग्रेजों को एक बड़ा और आसानी से रक्षा कर सकने योग्य बंदरगाह प्राप्त हुआ। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी को स्थापित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको हम बताते चल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता हुआ चलेगा। 2-3 बार सुनिएगा तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो एक क्वेश्चन यहाँ पढ़िएगा दूसरा वहाँ पढ़िएगा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1686 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ने का प्रमुख कारण था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए पहला है कि अंग्रेजों का बंगाल के नवाबों के साथ संघर्ष। दूसरा अंग्रेज अधिकारियों का मुगल राज दरबारों के षड्यंत्रों में शामिल होना। तीसरा है अंग्रेजों द्वारा हुगली को तहस नहस कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना। चौथा है अंग्रेजों का मराठा के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। अब इसमें बताना है कि क्या प्रमुख कारण था।
तो तीसरा, मतलब कि अंग्रेजों द्वारा हुगली को तहस नहस कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना, 1686, औरंगजेब। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करके भारतीय राजस्व को प्राप्त करने और इस देश को इसी तरह के साधनों से जीतने का प्रयास किया। और इसी के क्रम में जो है 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तब दोनों के बीच शत्रुता की शुरुआत हो गई और अंग्रेजों ने स्थिति को गलत समझा और मुगलों की शक्ति को कम करने लगा, मतलब कम आंका। और युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा। इसमें उन्हें बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया और उन्हें गंगा नदी के मुहाने पर एक द्वीप में शरण लेनी पड़ी जो बीमारी का गढ़ था। समझ गए? इसमें सी नंबर सही हो जाएगा और उस समय औरंगजेब था। चलिए अगला देखेंगे 96 कि 16वीं और 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित फैक्ट्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियों में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। दूसरा है इन्होंने मद्रास फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक किला बनाया। इसमें सही कौन है? तो इसमें केवल दूसरा सही है, बी नंबर। इसमें याद रखना है कि 16वीं सदी या 17वीं सदी में कंपनी की कोई भी फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी, जिसके अंदर गोदाम होता था, दफ्तर होती थी, कंपनी के कर्मचारी के लिए घर होते थे और इन फैक्ट्रियों में उत्पादन का कोई कार्य नहीं होता था। और 1639 में मद्रास के राजा से अंग्रेजों ने पट्टा ले लिया और राजा ने उस जगह की किलेबंदी करने, उसका प्रशासन चलाने और सिक्के ढालने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि मद्रास बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को दिया जाएगा। और यहाँ अंग्रेजों ने अपने फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनाया जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। तो बी नंबर इसमें सही होगा। पूरा कहानी आपने इसका सुना, इससे भी कहानी से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 97 के फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आप जब तक पढ़ेंगे तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए बताइएगा। पहला ऑप्शन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार अंग्रेजों के बाद शुरू किया। दूसरा है, इसमें औसत जो है ढूंढना है आपको। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। तीसरा है, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के समय फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत में शक्ति चरम सीमा पर थी। और चौथा है, पांडिवाश युद्ध के बाद हुई पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार केंद्रों के रूप में काम कर सकते थे तथा ना तो वे अपनी फैक्ट्रियों के किले बंद कर सकते थे, ना ही सैनिक रख सकते थे। और सत्य इसमें ढूंढना था तो इसमें 3 जो है सत्य है, वो है डी, वो है सी और वो है ई। और सत्य है ये बी नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। यह गलत है। देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस सरकार पर निर्भर थी, जो अनुदान, कर्ज, दूसरी सुविधाएं देकर उसकी सहायता कर सकती थी और करती रहती थी। और इसके फलस्वरूप जो है उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण भी था। आप डुप्ले को जानते हैं, जब लड़ाई हुआ तो द्वितीय फ्रांसीसी युद्ध हुआ तो कर्नाटक युद्ध हुआ तो डुप्ले को यहाँ से बुला लिया जाता है। अगर डुप्ले रहता तो यहाँ पर फ्रांसीसियों का वर्चस्व थोड़ा ज़्यादा रहता, क्योंकि यहाँ पर वो रह चुका था। ये एक कहानी है। आप 18वीं सदी की कहानी जब पढ़ेंगे, जब भारत में यूरोपियों का प्रवेश होता है और इसमें फ्रांस और अंग्रेज़ों का युद्ध होता है, कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं,
3 कर्नाटक युद्ध होता है, 1746 से 48 होता है, अंतिम जो है 1760 में बांडीवास युद्ध के साथ समाप्त होता है। ये सब कहानी आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तब पर भी आपको हम बताते हुए आगे चल रहे हैं। चलिए यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। यह जो है इसमें बक्सर के युद्ध से, पानीपत की तीसरी लड़ाई, प्लासी के युद्ध, अंबूर की युद्ध, ये तीनों ऑप्शन है इसमें बताइएगा। तो इसमें सबसे जो उत्तर सटीक है वो है प्लासी के युद्ध। देखिए भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ जो है 1757 के प्लासी के युद्ध से माना जाता है और इस युद्ध में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे 99 नंबर है कि 1717 में मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान से कौन से अधिकार प्राप्त हुए। फर्रुखसियर एक था जो 1717 में सम्राट था, मुगल सम्राट। अब इसकी कहानी भी दिलचस्प है। यह कायर के नाम से भी जानते हैं, घृणित कायर था और इसका फरमान ही बहुत ही ईस्ट इंडिया कंपनी को जो राज्य है करने की छूट यहाँ पर और इसको यहाँ पर रुके रहने की और यहाँ पर राज करने की सभी कुछ जो है इसके साथ इसको मिलता है। इसमें है कि 1717 में मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान से कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इसमें देखेंगे पहला है कि कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान के आयात निर्यात को छूट प्राप्त होगी। दूसरा है कि भारतीय व्यापारियों एवं कंपनी के कर की दर को एक समान कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों सही हैं। इसमें दो सही है, तीसरा गलत है कि कलकत्ता से होने वाले व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया, यह गलत है। सही 1 और 2 है। देखिए 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार प्राप्त हुआ और इस फरमान के अनुसार कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान का आयात निर्यात करने की आज़ादी प्राप्त हुई और इन मालों की आवाजाही पर पास या दस्तक जारी करने का अधिकार भी। और कंपनी के कर्मचारियों को भी निजी व्यापार की छूट थी, हालांकि उनको फरमान की सुरक्षा प्राप्त ना थी। उनको जो है वही कर देने पड़ते थे जो भारतीय व्यापारियों को देने पड़ते थे। यह फरमान जो है कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच झगड़े के मूल वजह बन गया और इससे एक तो बंगाल की सरकार को राजस्व की हानि होती थी, तो दूसरे कंपनी के कर्मचारी दस्तक का दुरुपयोग निजी व्यापार के कर न चुकाने के लिए करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 100 नंबर क्वेश्चन अब होगा। यहाँ पर आप समझ गए होंगे पूरा मसला क्या था। प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण आपको बताने हैं क्या थे। पहला है कि कलकत्ता आने वाले दूसरा है ये। पहला है कि कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना। दूसरा है कलकत्ता आने वाले भारतीय मूल्य पर कंपनी के द्वारा भारी जो है महसूल यानी कि कर लगाना। तीसरा है सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लेना। ये तीनों के तीनों कथन सही हैं, तीनों सही हैं। इसमें बहुत ही लंबी कहानी है, ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको हम बता दें कि 1756 में जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है तो उसने अंग्रेज़ों के सामने मांग रखी कि वे जिन शर्तों पर मुर्शीद कुली खां के ज़माने में व्यापार करते थे उन्हीं शर्तों में अब व्यापार करें। अंग्रेज़ों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वे अपने माल पर नवाब को कर चुकाने को तैयार नहीं हुआ, बल्कि उल्टे उन्हें भारतीय माल पर जो है भारी कर या महसूल कहते हैं उसको लगा दिए जो कलकत्ता आते थे। अब कलकत्ता अब कंपनी के नियंत्रण में हो गया था, इसीलिए कंपनी ने कलकत्ता की किलेबंदी शुरू की।
क्योंकि उसे चंद्रनगर में जमे फ्रांसीसियों के साथ युद्ध की आशंका थी और सिराजुद्दौला ने इसे अपनी संप्रभुता पर झूठ समझा और कंपनी को आज्ञा दी कि वो अपनी किलेबंदी को गिरा दे। कंपनी ने इसको मानने से इनकार कर दिया और नवाब की इच्छा के खिलाफ जो है बंगाल में अपनी शर्तों पर व्यापार करने पर अड़ी रही और सिराजुद्दौला को अपनी चालों के दूरगामी प्रभाव को समझना था तथा उसके जो है अंग्रेजों से अपने देश के कानूनों को मनवाने का निर्णय लिया। उसने क्या किया तो अपने देश के कानून को मनवाने के लिए वह निर्णय ले लिया और इसके ही परिणाम स्वरूप सिराज ने कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और फिर कलकत्ता की और कूच करके 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता है। 20 जून 1756 को। और ये जो है घटनाओं के साथ कंपनी और सिराजुद्दौला की सेनाएं 23 जून 1757 की पलासी के मैदान में एक दूसरे से टकराती है और इस युद्ध में सिराजुद्दौला मीर जाफर के बेटे मीरन के हाथों मारा जाता है। मीर जाफर इसका सेनापति था और यहाँ पर जो क्लाइव था वह राजनीतिक रूप से सामने आता है। जो मुनि थे, पैसे देने वाले होते थे, बहुत सारे सिराजुद्दौला आप जानते हैं कि नाती था और इसके खिलाफ बहुत सारे इसके चाचा भतीजा फूफा फूफी मौसा मौसी सब थे और यह अंग्रेज़ों से मिलता है और इसकी मौत हो जाती है 1757 में 23 जून को मीर जाफर के हाथों सिराजुद्दौला का। अब अगला क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी आपको हमने बताया। अब है कि पलासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अब पहला है कि बंगाल और उड़ीसा, अवध, संयुक्त प्रांत, कूट है आपको यहाँ पर केवल 1 2 केवल 1 3 4 केवल 2 3 उपयुक्त में से सभी। अब इसमें उत्तर जो होगा वह 1 और 2 होगा, मतलब कि बंगाल और उड़ीसा। बंगाल और उड़ीसा। देखिए, पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया। कौन किसको किया? मीर जाफर को। और फिर उसने अपना इनाम मांगने लगे। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार मिल गया। कंपनी को कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी मिल गई। ये सब पॉइंट है इसमें, तो समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। दूसरा, मीर कासिम ने बंगाल में आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी महसूल यानी कि कर खत्म कर दिया। तीसरा, मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने का प्रयास किया। इसमें कौन कथन सत्य है? इसमें तीनों कथन सत्य है। इसका भी एक कहानी है कि पलासी के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, आप सब जान गए हैं। मगर वह जो है जल्दी ही पछताने लगा कि यह हमने बहुत ही गलती कर दी। मीर जाफर को जल्दी ही पता चल गया कि कंपनी और उसके अधिकारियों की सभी मांगें पूरी कर पाना असंभव है और इसी के साथ अंग्रेजों ने मीर जाफर की जगह अब जो है मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देता है और मीर कासिम भी अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को जल्दी ही समझ जाता है और जल्द ही बंगाल में उनकी स्थिति और चालों के लिए खतरा बन गया। मीर कासिम एक योग्य और कुशल शासक भी था, इसलिए उसने क्या किया कि उसने सार्वजनिक अर्थव्यवस्था या अव्यवस्था को संभालने के लिए राजस्व पर जो प्रशासन था उसे भ्रष्टाचार को मिटाकर अपनी आय को बढ़ाने और यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक सेना खड़ी करने का भी प्रयास किया। मीर कासिम ने 1717 के फरमान का दुरुपयोग रोकने की भी कोशिश की, क्योंकि कंपनी ने नौकर अपने भारतीय व्यापार मित्रों को दस्तक यानी कि पास बेच देते थे और इस तरह से वे करों से बच जाते थे।
इस दुरुपयोग के कारण जो है ईमानदार भारतीय व्यापारी बेईमानी से भरी प्रतियोगिता में बर्बाद होने लगे। इसीलिए नवाब ने एक कड़ा कदम उठाया और आंतरिक व्यापार में भी सभी जो कर थे खत्म कर दिए। जो भी भारत के जो भी बंगाल के व्यापारी थे उनके लिए भी कर समाप्त कर दिया और इसी तरह से उसने अपनी प्रजा को वही छूट दे दी जो अंग्रेजों ने बलपूर्वक प्राप्त किया था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें तीनों सही है। कहानी आप सुने होंगे तो इससे भी एक दो क्वेश्चन आपको बन जाएगा। धीरे धीरे अब हम 1757 के बाद अब हम 1764 की ओर पहुंच रहे हैं। अब 1764 में आपको बताना है कि 1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ था। कौन कौन इसमें शामिल था? मीर जाफर, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, निजामुद्दौला। अब सिराजुद्दौला जहाँ जहाँ वहाँ पर काट दीजिए क्योंकि 1757 में ये मर गया। अब मीर जाफर को भी काट दीजिए क्योंकि 1760 में यह इसको गद्दी से हटा दिया। अब इसमें जो शामिल था बस एक ही बचता है। वो कौन बचता है? तो वो बचता है मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। देखिए अंग्रेजों के यहाँ पर मीर कासिम को हटाकर फिर से इसको लाया गया था। ये विद्रोही बनता है मीर कासिम और बक्सर की युद्ध जो है यही तीनों मिलकर लड़ता है। अंग्रेजों के साथ जो है अनेक लड़ाइयों के बाद 1763 में मीर कासिम को बंगाल के नवाब से पद से हटा दिया गया था और तब वह जो है अवध भाग गया, जहां उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और भगोरे मुगल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय के साथ समझौता कर लेता है और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को इन तीनों ने सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित अंग्रेज कर देता है। अंग्रेज इसको मुनरो था, हेक्टर मुनरो, और इन तीनों को पराजित कर देता है 1764 में बक्सर के युद्ध के साथ ही यहाँ पर अंग्रेजों का जो है वर्चस्व और फैलता है। अब आगे इसकी लड़ाई के परिणाम के संबंध के क्वेश्चन है, उसमें इसकी कहानी आपको हम बताएंगे। अब है कि 1764 की लड़ाई के जो होती है बक्सर की लड़ाई का परिणाम स्वरूप में संबंध में नीचे दिए कथन ही उस पर विचार करना है। देखिए लिखा है कि इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया। इलाहाबाद की संधि होती है इसमें और क्लाइव को दोबारा बंगाल का गवर्नर 1765 में बनाया गया था और अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को कोरा और इलाहाबाद जिले जीत कर दिए। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट एक कहानी के तौर पर आप समझिएगा। तीनों इसमें कथन सही है। देखिए बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया था और इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया और अवध भी उनकी दया का मोहताज हो गया। 1765 में क्लाइव ने पुनः बंगाल का गवर्नर बना, उनको बनाया गया, वापस लाया गया और उसने बंगाल में सत्ता पाने और शासन के सारे अधिकार नवाब से छीनकर कंपनी को दे दिया। बक्सर की लड़ाई के बाद जो है कंपनी ने शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार जो है प्राप्त कर लिया। कौन? तो अंग्रेज। और इसी तरह जो है बंगाल के ऊपर कंपनी के नियंत्रण को कानूनी मान्यता मिल गई क्योंकि मुगल बादशाह सभी जो आप समझ सकते हैं कि मुगल बादशाह अभी भी साम्राज्य का नाम मात्र प्रमुख होता था। बदले में कंपनी ने क्या किया तो कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये दिए और उसे कोरा और इलाहाबाद जिले भी जीत कर दिया। कोरा और इलाहाबाद का जिला भी तो लिया भी। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा का राजस्व दिया तो कोरा, इलाहाबाद 26 लाख रुपये दिया। ये याद रखना है, यहाँ पर तीनों के तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी एक लाइन में है, क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर
105 है कि 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी या द्वैध व्यवस्था के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला है कि बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। दूसरा है कि पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था। तीसरा है प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था। इसमें सही कौन है? तो सिर्फ सही एक है, बंगाल का राजस्व जो है कंपनी के नियंत्रण में था। अभी आपने पढ़ा। बक्सर की लड़ाई के बाद जो है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी बन गया। दीवानी के रूप में कंपनी सीधे ही राजस्व वसूलने लगा। और यहाँ पर कुछ और बातें हैं, जैसे कि कंपनी को बंगाल में उप सूबेदार नामांकित करने का अधिकार मिल गया। और इस तरह जो है कंपनी का पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। इस व्यवस्था को दोहरी या द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है कंपनी का सत्ता पर तो पूरा अधिकार हो गया, जबकि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। प्रशासन का दायित्व नवाब और उसके पदाधिकारियों पर था, परंतु इसका निर्वाह करने की शक्ति जो है उनके पास नहीं थी। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 106 कि बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत जो है कंपनी की लागत पूंजी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि कंपनी द्वारा सैन्य आधुनिकीकरण में खर्च किया गया धन। दूसरा है कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार में अर्जित धन। और तीसरा है बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेशों में बेचना। चौथा है कि बंगाल में कृषि के विकास में लगाया गया धन। कुछ करता नहीं था, लेता था सिर्फ। अभी लेने वाला इसमें तो सिर्फ यही है, सी नंबर, लेना और देना सब काम यहीं पर करना। समझ गए? तो ये बंगाल में प्रशासन की दोहरी या द्वैध व्यवस्था के अंतर्गत जो है कंपनी के पदाधिकारियों ने बंगाल की संपदा को दोनों हाथों से लूटा। कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना शुरू कर दिया। इसके स्थान पर वे बंगाल से प्राप्त राजस्व से ही भारतीय माल खरीदते और विदेश उसको भेज देते थे, बेचते थे। और इस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझा जाता था। इसे कंपनी के लाभ के रूप में स्वीकार किया जाता था। समझ गए? तो इसलिए उत्तर सी है। अब 107 नंबर देखिएगा। लिखा गया कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1775 से 1782 तक भारत में ब्रिटिश शक्तियों के लिए अशुभ घड़ी थी। इसका प्रमुख कारण आपको बताना है क्या था। पहला है कि अंग्रेजों का मराठा, मैसूर तथा हैदराबाद के निजाम के गठजोड़ के विरुद्ध का सामना करना। दूसरा है कि अमेरिकी जनता का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना। तीसरा है अंग्रेजों का बंगाल पर नियंत्रण का समाप्त होना। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए इसमें उत्तर जो 1 और 2 है, तीसरा गलत है। डी नंबर सही है। डी नंबर। आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1775 से 1782 तक का भारत समय, जो उसका समय है, भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए बहुत उस जो है अशुभ घड़ी था। सभी मराठा सरदार पेशवा नाना फडणवीस की ओर से एक हो गए। दक्षिण भारत के शासक भी अपने बीच अंग्रेजों की उपस्थिति से चिढ़े हुए थे और इस घड़ी का फायदा उठाकर हैदर अली और निजाम ने कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस तरह जो है अब अंग्रेजों को मराठों, मैसूर और हैदराबाद के शक्तिशाली गठजोड़ का सामना करना पड़ा। 1776 में अंग्रेजी जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस लड़ाई में अंग्रेजों की लगातार हार हो रही थी। फ्रांसीसी अपने प्रतिद्वंदियों की इन कठिनाइयों का फायदा उठाना चाहते थे और उसका भी मुकाबला अंग्रेजों को करना पड़ रहा था। तो इसमें ये गलत है और दोनों सही है। अब सालवाई की संधि तो आप पढ़ लिए हैं। सालवाई की संधि है तो सालवाई की संधि
का संबंध जो है किस युद्ध से है, तो आपको हमने पहले भी बताया कि सलवाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से होता है। यह बी नंबर में है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई की संधि के साथ यह जो है समाप्त होता है और इस युद्ध में किसी की जीत नहीं होती है, किंतु अंग्रेज इससे 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गया था और इस समय मराठा भारत की सबसे बड़ी शक्ति थी जो ब्रिटिश कंपनी को चुनौती दे सकती थी। इसके अलावा जो है सलवाई की संधि के कारण अंग्रेज मैसूर पर दबाव डालने में सफल रहे, क्योंकि मराठों ने उनसे वादा किया कि वे हैदर अली से अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने में अंग्रेजों की सहायता करेंगे और इस प्रकार जो है अंग्रेज एक बार फिर भारतीय शासकों में फूट डालने में भी सफल हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 109 नंबर है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन से उपाय अपनाए। तो यहाँ पर उपाय है, बताइएगा। पहला है कि सहायक संधि प्रथा, खुला युद्ध, और तीसरा है पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों के इलाकों को हड़पना, और इसमें चौथा है राज्य विलय का सिद्धांत। इसमें बताना है कौन सही है, तो 1, 2, 3 इसमें सही है और राज्य विलय का सिद्धांत गलत है। 1, 2, 3 देखिए, इसको हम ऐसे समझेंगे कि भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा बड़ा प्रसार लॉर्ड वेलेस्ली यानी कि 1798 से 1805 तक का काल उसका था और वेलेस्ली ने फैसला किया कि जितने अधिक भारतीय राज्य संभव हो ब्रिटिश नियंत्रण में लाए जाए। अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए वेलेस्ली ने 3 उपायों का सहारा लिया: सहायक संधि और सहायक संधि प्रथा, खुला युद्ध और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका को हड़पना। ये तीनों उसने काम किए अंग्रेजों के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए। अब 110 नंबर है कि सहायक संधि प्रथा या प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पढ़े होंगे तो आप बताइएगा कौन कथन असत्य है। इसमें है कि इस प्रथा में, पहला है कि इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्यों को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। दूसरा है कि इस प्रणाली में शामिल देशी राज्य किसी पड़ोसी राज्य से कूटनीतिक संबंध बनाने तथा विदेशी विशेषज्ञ रखने का अधिकार खो देता था। तीसरा है सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई। और तीसरा हो गया, चौथा है मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया। इसमें जो सही है वह है औसत में डी नंबर, यह गलत है और सभी सही है। ठीक है, इसका पूरा डिटेल आप एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो आरंभ की गई सहायक संधि प्रथा की नीति के अनुसार सहयोगी भारतीय राज्यों के शासकों को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी तथा उसके रखरखाव के लिए अनुदान देना पड़ता था। सहायक संधि के अनुसार आमतौर पर भारतीय शासक को यह भी मानना पड़ता था कि वह अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगा तथा अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। और सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके कोई भी भारतीय राज्य अपनी स्वाधीनता लगभग गवा ही बैठता था। वह आत्मरक्षा, कूटनीतिक संबंध बनाने, विदेशी विशेषज्ञ रखने तथा पड़ोसियों के साथ आपसी झगड़े के अधिकार ही खो बैठता था। वास्तव में उस भारतीय शासन की बाहरी मामलों में सारी संप्रभुता समाप्त हो जाती थी और इस प्रथा के कारण जो है सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई। लाखों सैनिक और अधिकारी पैतृक
अपने जो पैतृक जीविका से वंचित हो गए, जिससे देश में बदहाली और गरीबी फैल गई। मैसूर का टीपू सुल्तान कभी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि वह अंग्रेजों के साथ अपने जो युद्ध था असंभवकारी युद्ध लड़ा और अपनी सेना को लगातार मजबूत किया। ठीक है, इसलिए डी गलत है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजघाट की संधि की? इसमें उत्तर हो जाएगा इंदौर का होलकर, डी नंबर। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने शेयर होल्डरों को पता चला कि युद्ध के जरिए प्रसार की नीति बहुत महंगी पड़ रही है, तो इसका मुनाफा कम हो रहा है और कंपनी के डायरेक्टरों तथा ब्रिटिश राजनेताओं ने आगे प्रसार रोक देने, फिजूल खर्च बंद करने और भारत में ब्रिटेन की उपलब्धियों को सुरक्षित करने का फैसला किया है। तो उसने बेलेजरी को भारत से वापस बुला लिया और कंपनी ने 1806 में राजघाट की संधि के द्वारा होलकर के साथ शांति स्थापित करके उनके राज्य का एक बड़ा भाग वापस कर दिया। तो डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 112 है कि लॉर्ड बेलेजरी की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया? इस बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। इस बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह 11th-12th में पूछे गए क्वेश्चन इतिहास में। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड बेलेजरी ने 1798 और 1800 में हैदराबाद के निजाम के साथ सर्वप्रथम संधि किया था, सहायक संधि, हैदराबाद के निजाम। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य पर अधिग्रहण किया? ये सब जानते हैं, यह सिंध था, यह सिंध था। इधर से अगर आएगा रूसी तो उसके रोकने के लिए यह किया गया था। देखिए, 19वीं सदी में यूरोप और एशिया में अंग्रेजों और रूसियों की शत्रुता बढ़ रही थी और अंग्रेजों को भय था कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी भारत पर हमला कर सकते हैं। सिंध की विजय इसी का परिणाम थी। रूस को रोकने की ब्रिटिश सरकार की नीति तभी सफल होगी जब सिंध को ब्रिटिश नियंत्रण में लाया जाए। अगला क्वेश्चन 114 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने राज्य विलय का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी, सी नंबर। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने देशी राज्यों के अधिग्रहण के लिए जिस साधन का सहारा लिया वह था राज्य विलय का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बना मतलब बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए, मतलब उसका पुत्र नहीं होता है, तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा। जैसा कि सदियों से इस देश में परंपरा चलती आ रही थी। इसके बजाय अगर उत्तराधिकारी गोद लेने के एकाधिकार को पहले से अंग्रेज अधिकारियों की सहमति प्राप्त न होगी तो वह राज्य ब्रिटिश राज में मिल जाएगा। ये डलहौजी का था नीति। ठीक है, 54 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन राज्य बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी TRE 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने आपको पहले भी करवा दिया है। देखिए, लॉर्ड डलहौजी के समय जो है सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, ऐसे उतारा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य विलय सिद्धांत के तहत जो है सर्वप्रथम 1848 में सतारा का अधिग्रहण किया था, सतारा, सी नंबर। और इसके बाद जो है जैतपुर, संभलपुर, बरार, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली का अधिग्रहण भी किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रिटिशों द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण जो है कुशासन के आधार पर किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह अवध था, यह कोई और नहीं, ये अवध था।
लॉर्ड डलहौजी की निगाहें अवध के साम्राज्य को हड़पने पर लगा हुआ था। अवध के नवाब के कई उत्तराधिकारी थे, इसीलिए उस पर राज्य का राज्य विलय का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता था। अंत में उसने क्या किया कि डलहौजी ने अवध की जनता की दशा सुधारने के विचार को उसने सहारा ले लिया। मतलब विचारों को देखा कि अगर अब कुछ नहीं होगा तो जनता की जो स्थिति है उसके सुधारने के लिए कुछ किया जाए, इसकी विचार उसने किया। और अवध के नवाब थे बाजिद अली शाह, पर उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने अपना शासन ठीक से नहीं चलाया और सुधार लागू करने से इनकार कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि अवध राज्य को 1856 में हड़प लिया गया। हड़प नीति के साथ हड़पा गया अवध को। बाजिद अली शाह उस समय यहाँ का राजा था। आज का अंतिम क्वेश्चन हम करेंगे 117 नंबर। आपको हमने 1856 तक पहुँचा दिया है और आगे की जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी आज आपको हम करवाएंगे। पेपर 2, पेपर 1 यानी कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक 6 to 8 सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन हमने करवा दिया है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका होगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति के प्रमुख उद्देश्य थे। क्या था? पहला है कि यहाँ पर भारत में ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना, भारतीय सहयोगी राजाओं से छुटकारा पाना, भारत में ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कपास के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो इसका उत्तर जो होगा वह डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है इसमें। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने भारत आते ही घोषणा की थी कि भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात हो जाएगी और उसकी नीति का उद्देश्य भारत में ब्रिटेन द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना था। दूसरे साम्राज्यवादी आक्रमणकारियों की तहत डलहौजी को भी विश्वास था कि भारत के देशी राज्यों के लिए ब्रिटेन का निर्यात इसलिए घट रहा था कि इस राज्यों के भारतीय शासक उनका शासन ठीक से नहीं चला रहे हैं। इसके अलावा वह समझता था कि भारतीय सहयोगी भारत में ब्रिटिश विजय में जितने सहायक हो सकते थे उतने हो चुके हैं और अब उनसे छुटकारा पाने में ही लाभ है। डलहौजी का अवध पर नियंत्रण का कारण लालच था, क्योंकि अवध अपनी बेपनाह दौलत के साथ मैनचेस्टर में तैयार मालों के लिए अच्छी बाजार बन सकता था और ऐसे ही कारणों के जरिए कच्चे कपास की ब्रिटेन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डलहौजी ने 1853 में निजाम से बरार का कपास उत्पादन प्राप्त कर लिया था। तो इस प्रकार से आपका 117 क्वेश्चन हमने टोटल करवा दिया। 2 पार्ट में भले लाए लेकिन धीरे धीरे करवाया है। कहानी इसके हम बताते हुए चले हैं। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 फिक्स है कि आएगा। आपको एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम आपका अच्छा हो, तैयारी आप करिए। 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। पहले भी हम इसके संबंध में क्वेश्चन करवाए हुए हैं, लेकिन तोड़ के आपको चैप्टर वाइज करवा रहे हैं ताकि कॉन्फिडेंस आना बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम हॉल में आप कॉन्फिडेंस के साथ रहिएगा तो क्वेश्चन नहीं भी आएगा तब पर भी वो सही हो जाएगा। तुक्का भी मारिएगा तो सही हो जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, यह सोच कर जाइएगा कि हमको कुछ नहीं आता है, हम इस पॉइंट को छोड़ दिए, इस पॉइंट को छोड़ दिए, तो इससे आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रभाव देखने को मिल सकता है कि आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहिएगा, मतलब कि अपने आप में संतुष्ट नहीं रहिएगा। संतुष्ट सबसे बड़ी बात है, संतुष्ट रहिए और ये सोच के चलिए कि मेरा तैयारी पूरा है, जब एग्ज़ाम लेना हो ले लें
हम सभी के लिए तैयार हैं। तो आप कॉन्फिडेंस जब हाई रहेगा तो एग्ज़ाम हॉल में कुछ भी संभव है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।